मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य एवं हम प्रत्येक दिन की तरह आज एक 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी करने वाले हैं। सभी बच्चों को चैनल के साथ लाइव बने रहना है। और बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन बच्चों लगभग डिस्प्ले पर आ चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको देखो, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। आज के जो नृत्य हैं इस स्लाइड के अंदर, उन सभी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। ये आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, धोबिया नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है, या फिर रास नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है। तो आपको नॉर्मली बस इतना बताना है कि किस राज्य का किस नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं बताना है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आपके लिए मौजूद है। पहले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है ख्याल नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है। फिर याद रखना है रास नृत्य का संबंध भी उत्तर प्रदेश से है। झूला नृत्य का संबंध भी यूपी से है। मयूर नृत्य, धोबी नृत्य, चरकुला नृत्य, कठफोड़वा नृत्य, ये सभी के सभी नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, तब आपको आंसर बताना है उत्तर प्रदेश। इन सभी लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। और मैं उन सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं कि ये स्लाइड थोड़ी सी 2-3 स्लाइड हैं, ये थोड़ी सी फास्ट होने वाली हैं, क्योंकि केवल हमको इतना बताना है कि कौन से नृत्य का संबंध कौन से राज्य से है। तो यहाँ पर अदर राज्य के क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया गया है, केवल उन्हीं नृत्यों को इंक्लूड किया गया है जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। जो बच्चे सेशन में लेट आए हैं सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है, और उसके बाद आपको लाइव सेशन के साथ जुड़ जाना है और अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में सबमिट करानी है। और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको चैट बॉक्स में सबमिट कराना है। चलिए एक बार हम स्लाइड को रिपीट कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो सेशन में लेट आए हैं। ख्याल नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, धोबी नृत्य, चरकुला नृत्य, कठफोड़वा नृत्य, इन सभी के सभी नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। यदि कभी आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तब बच्चों आपको आंसर देना है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बात करते हैं स्लाइड नंबर 2 की। स्लाइड नंबर 2 में आपको बताया गया है जोगिनी नृत्य, धीवर नृत्य, सोरा नृत्य, कर्मा नृत्य, पासी नृत्य, घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, इन सभी के सभी नृत्य का संबंध भी कौन से राज्य से है बच्चों? उत्तर प्रदेश से है। चलिए एक बार हम चीज़ों को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। जैसे जोगिनी नृत्य, धीवर नृत्य, सोरा नृत्य, कर्मा नृत्य, पासी नृत्य, घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, इन सभी डांसिंग का जो संबंध है, डांसिंग फॉर्म का, वो आपके उत्तर प्रदेश राज्य से है। अगर कभी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है तो आप सभी को आंसर देना है उत्तर प्रदेश। चलिए चीज़ों को और थोड़ा सा बढ़ाकर लेकर चलते हैं। अगली स्लाइड बच्चों आपके सामने प्रस्तुत है, स्लाइड नंबर 3। इसमें बताया गया है छोलिया नृत्य, छपेली नृत्य, नटवरी नृत्य, देवी नृत्य, राई नृत्य, दीप नृत्य और पाई डंडा नृत्य, इन सभी के सभी नृत्यों का संबंध बच्चों कौन से राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। छोलिया, छपेली, नटवरी, देवी, राई नृत्य, दीप नृत्य, पाई डंडा नृत्य, इन सभी के सभी डांस का जो फॉर्म है वह कौन से राज्य में पॉपुलर है? वह उत्तर प्रदेश राज्य में पॉपुलर है। आप सभी को ध्यान रख लेना है कि ये सभी के सभी जो डांस हैं, सभी के सभी लोक नृत्य, इन सभी का संबंध उत्तर प्रदेश नामक राज्य से है। चलिए अब हम चीज़ों को और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। कार्तिक नृत्य, कलाबाज नृत्य, मोरपंख व दीवारी नृत्य और डंडिया नृत्य, चोलर नृत्य और एक आपको दिया गया है डेंडिया नृत्य, इन सभी के सभी नृत्य का संबंध भी बच्चों कौन से राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है। हम चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। अधिकांश नृत्य का संबंध पूर्वी उत्तर प्रदेश से है। कार्तिक नृत्य, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। कार्तिक नृत्य, कलाबाज नृत्य, मोरपंख व दीवारी नृत्य और एक आपको दिया गया है डंडिया नृत्य, एक दिया गया है चोलार नृत्य, एक दिया गया है डेंडिया नृत्य, इन सभी के सभी नृत्य का जो संबंध है बच्चों वो किससे है? उत्तर प्रदेश से है। आप सभी को ध्यान रख लेना है कि इन सभी नृत्य का जो संबंध है वह उत्तर प्रदेश नामक राज्य से है।
चलिए, और बच्चों अब हम बढ़ते हैं आज के अपने मॉक टेस्ट की तरफ। लगभग 5 मिनट में हमने 27 नृत्य को याद किया है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं आफ्टर सेशन। लेकिन अब हम फिलहाल शुरू करने वाले हैं आज का जो लाइव मॉक टेस्ट है। उससे पहले मैं सभी बच्चों को क्लियर कर देना चाहता हूं, जिन बच्चों ने हमारे चैनल साईं कोचिंग लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ साईं कोचिंग लाइव को सब्सक्राइब कर लेना है। और डेली हम लोगों के द्वारा इस चैनल पर एक मॉक टेस्ट चलाया जाता है, और उस मॉक टेस्ट की जो आज सीरीज है वो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, और ये 12वीं 11वीं सीरीज है आपकी। और डेली लाइव आने का जो समय है वह 9 PM है। जिन बच्चों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है वो सभी बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको वीडियो के लाइव होने की अपडेट दी जाएगी। और सभी बच्चों को बेल आइकन भी ऑन कर लेना है। जिन बच्चों ने बेल आइकन को ऑन नहीं किया है उन सभी बच्चों को बेल आइकन ऑन कर लेना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा से आगे। आज का जो मॉक टेस्ट है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, और जो बच्चे सेशन में लेट आए हैं एक बार सभी बच्चों को जय हिंद का जयकारा लगा देना है। उसके बाद हम लोग अपने आज के मॉक टेस्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं भी पानी पी लेता हूं और सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर है, जेके कैंसर संस्थान कहां पर है? जेके कैंसर संस्थान कहां पर है? एक विकल्प बच्चों यहां पर है गोरखपुर, एक है इलाहाबाद, एक है लखनऊ, और एक हमको दिया गया है कानपुर। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जेके कैंसर संस्थान का संबंध कौन से जिले से है, कौन से जनपद से है? एक विकल्प हमारे पास है गोरखपुर, एक है इलाहाबाद, एक है लखनऊ, एक है कानपुर। सभी बच्चों को एक्टिव हो जाना है और प्रतिदिन की तरह आप अपने आंसर तेजी के साथ आप लोगों को सबमिट कराने हैं। जेके कैंसर संस्थान का संबंध कौन से जनपद से है? गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, और एक डी विकल्प दिया गया है कानपुर। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। पहला विकल्प यहाँ पर बच्चों दिया गया है आपको गोरखपुर, एक आपको दिया गया है इलाहाबाद, एक दिया गया है लखनऊ, एक आपको दिया गया है कानपुर। तेजी के साथ आप अपने आंसर आप लोग सबमिट कराएंगे। गोरखपुर यहाँ पर गलत है, इलाहाबाद भी आपका गलत है, लखनऊ भी गलत है बच्चों। यहाँ पर कानपुर पूर्ण रूप से सही है। जेके कैंसर संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के अंदर मौजूद है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट के अंदर करा चुका हूं। यहां पर बच्चों को टाइम नहीं लगना चाहिए, उनको तेजी से रिप्लाई कर देना है। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? एक विकल्प हमारे पास है इलाहाबाद, एक है बच्चों कानपुर, एक है लखनऊ, और एक है आपके पास गाजियाबाद। सभी बच्चों को 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सभी बच्चों को अपने आंसर जो है चैट बॉक्स में जाना है। लाइव चैट बॉक्स का एक ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पर जाकर सब बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसके आंसर ना आ रहे हो। सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वो कहां पर स्थापित किया गया है? इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सही विकल्प की तरफ। एक विकल्प बच्चों आपको डी दिया गया है गाजियाबाद, ये पूर्ण रूप से आपका गलत है। लखनऊ आपको दिया गया है, ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। और एक आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। उत्तर प्रदेश का बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है वह कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद बच्चों यहाँ पर गलत है, कानपुर भी गलत है, गाजियाबाद भी आपका गलत है। यहाँ पर पूर्ण रूप से जो सही है वह आपका लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थापित किया गया है। यही आपको याद रख लेना है। इन फ्यूचरली ये आपसे पूछा जाएगा, और मेरे अनुसार भी और परीक्षाओं को देखते हुए भी, पुराने पेपरों को देखते हुए भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए भी, इन सभी दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसके द्वारा इस क्वेश्चन को तैयार न किया जाए।
चलिए अब आप लोगों को क्या करना है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाना है। आपको दिया गया है नगवा बांध नहर, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे। नगवा बांध नहर किस नदी पर बनाया गया है? नगवा बांध नहर किस नदी पर बनाया गया है? एक आपको दिया गया है सपरार नदी, एक दिया गया है कर्मनासा नदी, एक शहजाद नदी, एक दिया गया है सोन नदी। आपके पास 4 विकल्प हैं, चारों की चारों नदियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है। लेकिन बच्चों आपको बताना ये है कि नगवा बांध नहर कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है। 3 से 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई सभी को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं और बहुत ज़्यादा समय भी आप लोगों को नहीं लेना है। 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर ही आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए हम बढ़ते हैं सही विकल्प की तरफ। यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है सपरार नदी, यह आपका पूर्ण रूप से गलत है। एक डी दिया गया है सोन नदी, ये भी आपका गलत है। सी दिया गया है शहजाद नदी, यह भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। नगवा बांध नहर का संबंध कौन सी नदी से है? तब आपको आंसर बताना है कर्मनासा नदी। तो नगवा बांध नहर का संबंध कर्मनासा नदी से है। और यदि आपसे राज्य पूछा जाता है तब आपको बताना है उत्तर प्रदेश स्टेट। चलिए आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। याद कर लेना है, थोड़ा नया और डिफरेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापारिक कर क्षेत्र में किसका राजस्व संग्रह उच्च स्थान पर है? उत्तर प्रदेश सरकार के पास सर्वाधिक राजस्व जमा करने वाले जनपद का नाम क्या है? आपके पास 4 विकल्प हैं बच्चों। एक है आगरा जनपद, एक है कानपुर, एक है गौतम बुद्ध नगर, एक आपको दिया गया है लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वाधिक जो राजस्व है वह कौन से जनपद से प्राप्त होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। 4 विकल्प है, सभी बच्चों को 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर क्या करा देने हैं? सबमिट करा देने हैं। चलिए सभी बच्चे 3 से 4 सेकंड में आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में व्यापार कर क्षेत्र में किसका राजस्व संग्रह पहले स्थान पर है? यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति कौन से डिस्ट्रिक्ट से होती है, कौन से जनपद से होती है, ये आप लोगों को बता देना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों राइट विकल्प की तरफ। पहला विकल्प यहाँ पर दिया गया आगरा, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। एक कानपुर दिया गया है, यह भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। एक लखनऊ दिया गया है, यह भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सही विकल्प की तो सी विकल्प आपका सही है। गौतम बुद्ध नगर से ही उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। गौतम बुद्ध नगर को नोएडा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। किसने आगरा को सर्वप्रथम आगरा कहा? अगर हम आगरा को बसाने की बात करते हैं तब बच्चों आंसर अलग हो जाता है। यदि हम नामकरण की बात करते हैं तब उसका आंसर अलग हो जाता है। चलिए हमारे पास 4 विकल्प मौजूद हैं। एक है टोलोमी, एक है अरस्तु, एक है नेपोलियन और एक आपको दिया गया है सिकंदर। चलिए आपके पास 4 विकल्प हैं। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। किसने आगरा को सर्वप्रथम आगरा कहकर पुकारा था? टोलोमी, अरस्तु, नेपोलियन और सिकंदर। आपके पास 4 विकल्प हैं। तेजी के साथ 4 सेकंड के अंदर अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अब हम बढ़ते हैं सही विकल्प की तरफ। यहाँ पर एक विकल्प आपको दिया गया है डी यानी कि आपको दिया गया है सिकंदर, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। एक आपको दिया गया है नेपोलियन, ये भी बच्चों आपका गलत है। एक आपको दिया गया अरस्तु, यह भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। आगरा को सर्वप्रथम आगरा कहकर टोलमी के द्वारा बुलाया गया था। आप लोगों को ध्यान रख लेना है, कभी ना कभी किसी ना किसी परीक्षा में ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि आगरा की स्थापना किसने की थी, तब आपको बताना है सिकंदर लोदी। यदि आपसे ये पूछा जाता है कि आगरा को सर्वप्रथम आगरा किसने बुलाया यानी कि नामकरण, तब आपको बताना है टोलमी। एक इतिहासकार हैं जो प्राचीन काल के दौरान भारत में आते हैं, उन्हीं के द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद को पहली बार आगरा कहकर बुलाया गया था।
चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में स्थित है? एक विकल्प आपके पास है लखनऊ, एक है फैजाबाद, एक है वाराणसी, एक आपको दिया गया कुशीनगर। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, कुशीनगर। 4 विकल्प आपके पास हैं। इन 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करके आप सभी को चैट बॉक्स में अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों राइट विकल्प की तरफ। देखिएगा सभी बच्चे, इसमें आप बात करते हैं सबसे पहले डी की कुशीनगर। यहाँ पर बच्चों आपका क्या हो जाता है? गलत। वाराणसी भी आपका गलत हो जाता है, फैजाबाद भी गलत हो जाता है। यहाँ पर लखनऊ पूर्ण रूप से सही है। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तब आपको आंसर देना है लखनऊ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। किस जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है? ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें विधवा विवाह की प्रथा है? उत्तर प्रदेश की ही चारों जनजाति दी गई हैं। एक आपको दिया गया है बच्चों खरवार, एक दिया गया है गोंड, एक दिया गया है थारू और एक दिया गया है आपको बैगा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को चूज करना है और उसके बाद फिर आपको राइट आंसर देना है। किस जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा है? खरवार, गोंड, थारू और बैगा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को अपने सही विकल्प सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित है? आपको तेजी के साथ चैट बॉक्स में अपने आंसर सबमिट कराने हैं। बढ़ते हैं सही विकल्प की तरफ। खरवार यहाँ पर गलत है, गोंड भी गलत है, बैगा भी गलत है। सही विकल्प की अगर हम बात करते हैं तो थारू जनजाति यहाँ पर सही विकल्प है। थारू जनजाति के अंदर विधवा विवाह की जो प्रथा है वह प्रचलित है काफ़ी लंबे समय से। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये बहुत खास क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और याद भी कर लेना है यदि आपको तैयार नहीं है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत में बहुत सारे पुरातत्व संग्रहालय हैं, लेकिन जब राजकीय की बात करते हैं यानी कि स्टेट लेवल की, तब आपको आंसर देना है। आपके पास 4 विकल्प है। एक है वाराणसी, एक है बागपत, एक है बरेली और एक विकल्प आपके पास है कन्नौज। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में, कौन से शहर में मौजूद है? ये आप लोगों को चैट बॉक्स में सबमिट करके तेजी से बताना है। चलिए ठंडा नहीं पड़ना है किसी भी स्टूडेंट को। तेजी के साथ आप लोगों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अरे भाई तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराइएगा। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहां पर स्थित है? वाराणसी, बागपत, बरेली और कन्नौज। चलिए अब हम बढ़ते हैं सही विकल्प की तरफ। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय की यदि हम बात करें तो यह वाराणसी में मौजूद नहीं है, बागपत में भी मौजूद नहीं है, बरेली में भी मौजूद नहीं है। यह आपका कहाँ पर मौजूद है? कन्नौज में मौजूद है। इसलिए बच्चों आपका जो सही विकल्प हो जाता है वह आपका डी सही विकल्प हो जाता है। आप सभी को अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए तेजी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाकर लेकर चलते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सोहगोरा किस जनपद में स्थित है? सोहगोरा कौन से जनपद में स्थित है? एक विकल्प है आपके पास देवरिया, कुशीनगर है, एक गोरखपुर भी है, एक विकल्प आपके पास है बलिया। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड में प्रत्येक स्टूडेंट को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सोहगोरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, बलिया। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो चैट बॉक्स में अपने आंसर सबमिट नहीं करा रहा है। डेली 9 बजे लाइव आना है, क्लास को अटेंड करना है। आप थोड़ा सा सोच कर देखिएगा कि टीचर को कितना समय और कितनी मेहनत लगती होगी। पूरे दिन पढ़ाने के बाद टायर्डनेस को भी इग्नोर किया जाता है, टाइम भी निकाला जाता है डेली आपके लिए लेक्चर तैयार करने के लिए, फिर उसको डेली 9 बजे लाइव भी किया जाता है। तो ऐसे में आपका भी एक नैतिक दायित्व बनता है
कि आप डेली 9 बजे लाइव आएँ और जो चीज़ें हैं उनको नोट डाउन भी करें और याद भी करें। बाकी आपकी मर्जी है, आपका कैरियर है, आप लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। सोहगोरा किस जनपद में स्थित है? चलिए अब हम बात करते हैं सही विकल्प की। सोहगोरा कौन से जनपद में स्थित है? देवरिया में स्थित नहीं है, कुशीनगर में भी स्थित नहीं है, बलिया में भी स्थित नहीं है। सोहगोरा किस जनपद में स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। अच्छे से ध्यान रख लेना है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस तरह के स्टेट लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं और आ भी रहे हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले का नाम आप लोगों को बताना है जो गंगा के किनारे स्थित नहीं है। चलिए एक बच्चों आपको दिया गया है मुजफ्फरनगर, एक आपको दिया गया है अलीगढ़, एक दिया गया है एटा और एक दिया गया है गोरखपुर। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जिला है जो गंगा के किनारे स्थित नहीं है? मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, एटा और गोरखपुर। आपके पास 4 विकल्प मौजूद है और 4 सेकंड के अंदर अंदर प्रत्येक स्टूडेंट को अब अपने जो आंसर हैं वो फास्टली रिप्लाई कर देने हैं। चलिए 4 सेकंड के अंदर आप अपने आंसर जो है आपको सबमिट कराने हैं। चलिए सभी सबमिट कराएंगे आप अपने आंसर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है? आप लोगों को चूज करके बताना है। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। एक है आपका मुजफ्फरनगर, ये यहाँ पर बच्चों आपका गलत है। एक आपको दिया गया अलीगढ़, ये भी गलत है। एटा भी गलत है। कारण ये है कि ये तीनों ही जनपद गंगा के किनारे पड़ते हैं, लेकिन हम लोगों को ये बताना है जो गंगा के किनारे नहीं है। तो गंगा के किनारे अगर निम्नलिखित में से कोई सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो उसकी बात अगर हम करें तो वह आपका गोरखपुर है। तो इसलिए नेगेटिवली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गोरखपुर सही आंसर है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। आज का अगला क्वेश्चन भी डिस्प्ले पर आ चुका है। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? पिछले 20 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। उसका कारण क्या है? बढ़ती साक्षरता की दर। एक विकल्प है आपके पास बढ़ती साक्षरता की दर या स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। एक आपको दिया गया सुधरती कृषि, एक है तेजी से शहरीकरण। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अपने अपने आंसर आप लोगों को सबमिट करा देने हैं। पिछले 20 सालों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। उसका कारण क्या है? बढ़ती साक्षरता, स्वास्थ्य सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण, सुधरती कृषि और तेजी से शहरीकरण। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, लेकिन सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सही विकल्प की तरफ। पहला विकल्प है बढ़ती साक्षरता की दर, ये आपका यहाँ पर गलत है। एक डी विकल्प है तेजी से शहरीकरण, ये भी गलत है। सुधरती कृषि, ये भी गलत है। अगर किसी राज्य की या किसी स्थान पर जनसंख्या बढ़ती है तो उसका मूल कारण क्या होगा? स्वास्थ्य में सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण। मृत्यु दर जब कम हो जाती है तो उस राज्य की, उस स्थान की जो जनसंख्या है वह बढ़ जाती है, ग्रो हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही कारण है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, चाहे अदर स्टेट की बात करते हैं, यदि किसी भी स्टेट में जनसंख्या बढ़ती है तो उसका कारण है स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण। इसके परिणाम क्या होंगे? उस राज्य की मृत्यु दर में कमी आ जाएगी और वहां की जो जनसंख्या है वो तीव्रता के साथ बढ़ जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। सभी को क्वेश्चन को पढ़ना है और अच्छे से समझना है, उसके बाद आप लोगों को रिप्लाई कर देना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? एक आपको दिया गया बनारस विश्वविद्यालय, एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, एक आपको दिया गया लखनऊ विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय का नाम सभी बच्चों को बताना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय का नाम आप लोगों को बताना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, डी यहाँ पर मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय।
चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे। आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है और हम बढ़ते हैं सही विकल्प की तरफ। और ऑलरेडी हम लोग इसको पहले किसी मॉक टेस्ट के अंदर पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगाना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यहाँ पर गलत है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ भी आपका गलत है। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ भी गलत है। उत्तर प्रदेश का पहला और सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ गया है, आप सभी को पढ़ना है और उसका जो है फास्टली रिप्लाई कर देना है। आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? अगर हम बात करते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान, तो उसका मुख्यालय आपका शिमला में है। लेकिन हमें ये बताना है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना अगर उत्तर प्रदेश के एंगल से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में है? चलिए, एक विकल्प आपके पास है गाजियाबाद, एक है मेरठ, एक है सहारनपुर, एक आपके पास है बागपत। सभी बच्चों को फास्टली रिप्लाई करना है। आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर की गई है? स्टेट लेवल का आपको बताना है। और यदि सेंटर की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। आपसे पूछा गया आलू अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश, लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, तब आपको शिमला बताना है। फिलहाल आपसे क्वेश्चन स्टेट लेवल का पूछा गया है, तो आपको स्टेट लेवल का ही आंसर देना है। आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बागपत। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए चलिए आपका समय कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं राइट विकल्प की। गाजियाबाद यहाँ पर आपका गलत है, सहारनपुर भी गलत है, और एक आपका डी विकल्प है बागपत, ये भी गलत है। अगर हम सही विकल्प की बात करते हैं तो सही विकल्प है आपका मेरठ मोदीपुरम। चलिए आप लोगों को ध्यान रख लेना है, कंप्लीट आंसर यहाँ पर क्या बनने वाला है? आलू अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश का कहाँ पर है? मेरठ मोदीपुरम, यानी कि आपका बी विकल्प यहाँ पर पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए चलिए आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्प्ले पर आ चुका है। दीर्घकालीन योजना प्रभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको रट्टा भी मार लेना है। दीर्घकालीन योजना प्रभाग यानी कि डिपार्टमेंट की स्थापना कब की गई थी? एक है बच्चों आपके पास 71-72, एक 1972-73, एक 1973-74 और एक है 74-75। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। दीर्घकालीन योजना प्रभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? 4 विकल्प मौजूद हैं, 71, 72, 72, 73, 73, 74 और एक डी विकल्प मौजूद है 74-75। चलिए चलिए तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराइएगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसके आंसर ना आए, सभी को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। अरे भाई तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे सभी बच्चे। चलिए चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। सही विकल्प की तरफ बढ़ते हैं सभी बच्चे। यहां पर 1974-75 आपका गलत है, 73-74 भी गलत है, 72-73 भी गलत है। दीर्घकालीन योजना प्रभाग यानी कि डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना कब की जाती है? 1971-72 में इसकी स्थापना की जाती है। चलिए अब हम लेके चलते हैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्प्ले पर आ चुका है। पराजय की पीड़ा, अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पर मौजूद है, सभी बच्चों को पढ़ना है। पराजय की पीड़ा नामक जो चित्र है वो किस चित्रकार का बनाया हुआ है? चलिए चलिए सभी बच्चों को विकल्प पढ़ने हैं। किरण दर, एक है रामचंद्र शुक्ल, एक है शमशेर सिंह, एक दिया गया है श्रीपत राय। 4 विकल्प बच्चों आपके पास मौजूद है, उसी से आपको सही विकल्प का चयन कर लेना है और अपना आंसर चैट बॉक्स में सबमिट करा देना है। पराजय की पीड़ा नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? किरण दर, रामचंद्र शुक्ल, शमशेर सिंह और श्रीपत राय। चलिए 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 तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। पराजय की पीड़ा नामक चित्र किसकी चित्रकारी है? किरण दर, रामचंद्र शुक्ल, शमशेर सिंह और श्रीपत। चलिए चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे। बात करते हैं सही विकल्प की। श्रीपत राय यहाँ पर गलत है, शमशेर सिंह भी गलत है, किरण दर भी गलत है। सही विकल्प यहाँ पर बच्चों क्या है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही पराजय की पीड़ा नामक चित्र बनाया गया है। रामचंद्र शुक्ल का संबंध कौन से राज्य से है?
तब आपको बच्चों आंसर देना है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है? हम लोगों को ये बताना है कि उत्तर प्रदेश का बॉर्डर निम्नलिखित में से कौन सी कंट्री के साथ अटैच है। एक आपको दिया गया है चीन, एक दिया गया है भूटान, एक नेपाल, एक उपयुक्त सभी। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, पेपर के दृष्टिकोण से खास भी है, आपको अच्छे से याद कर लेना है और सही आंसर आप लोगों को सबमिट कराना है। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है? चीन, भूटान, नेपाल, उपयुक्त सभी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 3 से 4 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, उसी के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलती है? चलिए बात करते हैं सही विकल्प की। चीन बच्चों यहां पर गलत है, भूटान आपका गलत है, उपयुक्त सभी भी गलत है। राइट आंसर आपका क्या है? नेपाल। यदि हम बात करते हैं गोरखपुर की साइड से, कुशीनगर की साइड से, सिद्धार्थनगर की साइड से, ये तीनों ही जनपद उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जो लगभग नेपाल बॉर्डर से कनेक्ट है, तब आप लोगों को सही विकल्प बताना है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा केवल एक राज्य के साथ मिलती है और उस राज्य का नाम क्या है? नेपाल। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्प्ले पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था? ये बहुत ही खास क्वेश्चन है। बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश में कब किया गया था? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो आंसर सबमिट ना कराए। एक विकल्प है आपके पास 1992, एक है 1993, एक है 1994, एक है 1995। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसके आंसर ना आए। 4 सेकंड का समय है, तेजी के साथ आप लोग आंसर सबमिट कराएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों यहीं पर एक सही विकल्प की। सही विकल्प आपका क्या है? आपको 1995 डिस्प्ले पर दिया गया है डी विकल्प के अंदर। ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। 1994 भी आपका गलत है, 1992 भी गलत है। उत्तर प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन सन 1993 में कराया गया था, ये आप लोगों को याद रख लेना है। चलिए हम बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्प्ले पर आ चुका है। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है? 1857 की क्रांति में नाना साहब के द्वारा कानपुर का नेतृत्व किया जाता है। उनके सही नाम को आपको बताना है, उनका वास्तविक नाम क्या था। एक पहला विकल्प है धोंदू पंत, एक है महेश दास, एक है बाजीराव, एक है बालाजी बाजीराव। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंदू पंत, महेश दास, बाजीराव और बालाजी विश्वनाथ। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड में सभी विद्यार्थियों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। यहां पर आप लोगों को समय नहीं लगाना है। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं और उसी से आपको चयन करना है सही विकल्प का और आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ सबमिट कराइएगा सभी। और मैं प्रतिदिन की तरह आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब आप सेशन को एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने से पहले सभी बच्चों को वंदे मातरम का नारा लगा देना है, उसके बाद आपको एग्जिट करना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के सही विकल्प की। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है? आपको डी दिया गया है बालाजी विश्वनाथ, यह आपका गलत है। बाजीराव आपका गलत है, महेश दास भी आपका गलत है। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंदू पंत। और नाना साहब के द्वारा 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किया जाता है। चलिए अगले विकल्प की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रास्तिवादी विचारधारा की जो जन्मस्थली है वह यूपी में कौन सा जनपद है? एक आपको दिया गया है मथुरा, एक है दिल्ली, एक है वाराणसी और एक दिया गया है कुशीनगर। श्रास्तिवादी विचारधारा की जन्मस्थली क्या है? मथुरा, दिल्ली, वाराणसी और कुशीनगर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। श्रास्तिवादी विचारधारा की जन्मस्थली क्या है? मथुरा, दिल्ली, वाराणसी, कुशीनगर। 4 विकल्प आपके पास हैं और तेजी के साथ आप लोगों को सही विकल्प का चयन करना है। श्रास्तिवादी विचारधारा की जन्मस्थली क्या है? मथुरा, दिल्ली, वाराणसी और कुशीनगर। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे। आप लोगों का समय 4 सेकंड है, यह लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं सही आंसर की।
यहाँ पर कुशीनगर एक गलत विकल्प है, वाराणसी भी आपका गलत विकल्प है, दिल्ली दिया गया है, यह भी आपका गलत है। सरास्तीवादी विचारधारा का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद से होता है। आप लोगों को अच्छे से ध्यान रख लेना है, इन फ्यूचरली आपको काम आने वाला है। चलिए बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है? इत्र यानी कि परफ्यूम। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पुष्प से इत्र निकाला जाता है? एक आपको दिया गया फर्रुखाबाद, एक दिया गया कन्नौज, एक आपको दिया गया मथुरा और एक डी विकल्प बच्चों आपको दिया गया लखनऊ। चलिए तेजी के साथ आप अपने आंसर सबमिट कराएंगे सभी बच्चे। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पुष्प से इत्र निकाला जाता है? आप लोगों को अपने आंसर 3 से 4 सेकंड में सबमिट करा देने हैं। 4 सेकंड से अधिक का समय कोई भी विद्यार्थी नहीं लेगा। 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प से इत्र निकाला जाता है? फर्रुखाबाद, कन्नौज, मुरादाबाद और एक डी विकल्प यहाँ पर है लखनऊ। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम सही विकल्प की तरफ। पहला विकल्प है यहाँ पर फर्रुखाबाद, पूर्ण रूप से गलत है। एक है सी मुरादाबाद, यह भी आपका गलत है। डी कन्नौज दिया गया है, यह भी आपका गलत है। सही विकल्प बच्चों यहाँ पर क्या है आपका? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में कन्नौज एकमात्र ऐसा जनपद है जहां पर बड़े पैमाने में पुष्प से इत्र निकाला जाता है। आप लोगों को इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और बच्चों मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आज का जो सेशन है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऐसे बच्चे जो हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी बच्चों को ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हमारी वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है। और यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप उसे कमेंट्स के माध्यम से ड्रॉप कर सकते हो, उसका आपको फास्टली रिप्लाई दिया जाएगा। हमारे चैनल की यदि हम बात करते हैं तो हमारे चैनल का नाम है साई कोचिंग लाइव, जिसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।